पॉलिटिक्स के लिहाज से आज का दिन एक्शन पैक्ड रहा। देश के दो बड़े राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और तीसरे राज्य में नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया। बिहार में 21 साल बाद नीतीश युग का पर्दा गिर गया और मोदी की टीम में सम्राट चौधरी का सिलेक्शन हो गया। सम्राट कल सीएम बन जाएंगे। राहुल गांधी आज इंडिया अलायंस को कमजोर करने के लिए बंगाल पहुंचे। इधर मोदी ने 29 के लिए नया रास्ता खोल दिया। नरेंद्र मोदी ने 26 में 29 की तैयारी शुरू कर दी है। अब जो 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे, 2029 से ही ये लागू हो जाना चाहिए। 29 के लिए मोदी ने नया रास्ता खोला है। इस रास्ते से दिल्ली दूर नहीं है। उनतीस का चुनाव नरेंद्र मोदी अलग तरीके से, अलग स्ट्रेटजी से लड़ने जा रहे हैं। 24 वाली गलती मोदी 29 में नहीं करेंगे। 29 के लिए मोदी ने 26 में ही बिसात बिछानी शुरू कर दी है। मोदी की बिसात पर विरोधियों के सामने दो ही ऑप्शन है, सपोर्ट करो या हार मानकर मैदान छोड़ दो। नरेंद्र मोदी 29 का चुनाव लोकसभा की 543 सीटों के लिए नहीं कराएंगे। 29 का चुनाव लोकसभा की 850 सीटों के लिए होगा। 815 सीटें राज्यों से और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से। इनमें 33% सीटें यानी कम से कम 281 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में जो बिल पेश होने वाले हैं, उनका मसौदा सांसदों को बांट दिया गया है। मोदी केवल लोकसभा में संख्या विस्तार नहीं कर रहे, बल्कि सत्ता के समीकरण भी बदल रहे हैं। विपक्ष जातिगत जनगणना का शोर मचा रहा है, मगर मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने अपोजिशन को गेम ऑन होने से पहले ही चेकमेट कर दिया है। लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत यानी 362 सदस्यों का सपोर्ट चाहिए। मोदी सरकार के पास एनडीए के 293 सांसद हैं। इंडिया अलायंस यदि चाहे तो मोदी का बिल रोक सकता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता। मोदी ने बीच चुनाव में 33% महिला आरक्षण वाला कानून लागू करने का दांव चला है। कांग्रेस इसका सपोर्ट करेगी, उसे करना ही पड़ेगा। तृणमूल भी इसका सपोर्ट करेगी। महिला वोट ममता बनर्जी की भी मजबूरी है। डीएमके भी इस बिल का सपोर्ट करेगी, क्योंकि 23 अप्रैल को तमिलनाडु में भी इलेक्शन है। जो पार्टी मोदी के बिल का सपोर्ट नहीं करेगी, वो चुनाव में महिला वोट का गुस्सा झेलेगी। 4 दशकों के इंतजार के बाद संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। इससे विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तय हो गया। अब महिलाओं को ये जो हक मिला है ना, इस हक को लागू करने में देर नहीं होनी चाहिए। अब ये लागू होना चाहिए। अब जो 2029 में लोकसभा के चुनाव होंगे और तब से लेकर के आगे विधानसभा के भी चुनाव आते रहेंगे, जो भी चुनाव आते रहेंगे, 2029 से ही ये लागू हो जाना चाहिए। 2029 में हमारे देश की 50% जनसंख्या, हमारी माताएं बहनें, हमारी बेटियां, उनको उनका हक हम देके रहे। 2029 के लिए मोदी नए मुद्दे ही नहीं ला रहे, वो नई टीम भी बना रहे हैं। यूपी में योगी, बिहार में सम्राट चौधरी। अगर बंगाल में अमित शाह की भविष्यवाणी सच हुई तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, असम में हिमंता, उत्तराखंड में धामी, महाराष्ट्र में फडणवीस, गुजरात में भूपेंद्र भाई पटेल, गोवा में प्रमोद सावंत, एमपी में मोहन यादव, राजस्थान में भजन लाल शर्मा,
हरियाणा में नायब सिंह सैनी, दिल्ली में रेखा गुप्ता, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और ओडिशा में मोहन चरण मांझी। 29 से पहले मोदी हर राज्य में अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से आदमी फिट कर रहे हैं। 21वीं सदी का भारत आज जिस स्पीड और जिस स्केल पर काम कर रहा है, उसकी पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। मैं आपको उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी और दिल्ली का ही उदाहरण देता हूं। कुछ सप्ताह पहले ही दिल्ली मेट्रो का विस्तार हुआ, मेरठ में मेट्रो सेवा की शुरुआत हुई, दिल्ली मेरठ नमो भारत रेल देश को समर्पित की गई, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत हुई, हवाई जहाजों के लिए एमआरओ फैसिलिटी पर काम शुरू हुआ और आज देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है। साथियों, इतने छोटे से रीजन में ये सब इतने कम समय में हो रहा है। कल्पना कीजिए देश में कितने बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। 26 में सियासत की बिग पिक्चर यह है कि बीजेपी ट्रू सेंस में नेशनल पार्टी हो रही है। कांग्रेस का जो रुतबा 1967 में चला गया और जिसे कांग्रेस आज तक हासिल नहीं कर पाई, नरेंद्र मोदी बीजेपी को उस मुकाम तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस बिहार में 1990 के बाद चुनाव नहीं जीती। 36 साल से बिहार में कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है। यूपी में कांग्रेस का आखिरी मुख्यमंत्री 1989 में था। पिछले 37 साल से यूपी कांग्रेस के लिए बंजर है। बंगाल कांग्रेस के हाथ से 1977 में ही निकल गया था। पिछले 49 साल में कांग्रेस धीरे धीरे बंगाल में जीरो हो गई है। दूसरी तरफ बीजेपी का ग्रोथ देखिए। यूपी में पिछले 9 साल से लगातार योगी सरकार चल रही है। बिहार में पहली बार बीजेपी का सपना पूरा होने जा रहा है। पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है और पश्चिम बंगाल में 4 मई को बीजेपी को कमल खिलने की उम्मीद लग रही है। बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, 2047 में भारत विकसित हो, और बिहार के मुख्यमंत्री तत्काल आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे और देश को भी विकसित बनाने का काम करेंगे। बिहार में सरकार बदलने के बाद और 4 मई को बंगाल का नतीजा आ जाने के बाद उत्तर से दक्षिण तक और पूरब से पश्चिम तक की सियासी पिक्चर को देखेंगे तो मोदी को आगे 5 ही राज्यों पर वर्क करना है। पंजाब, केरल और जम्मू कश्मीर में बीजेपी को टाइम लगेगा। आंध्र प्रदेश में बीजेपी चंद्रबाबू नायडू के पीछे खड़ी होकर अपनी ताकत बढ़ाएगी। इसी तरह तमिलनाडु में बीजेपी पलानीसामी के पीछे चलेगी, तब तक जब तक वो अपनी पावर गेन ना कर ले। नरेंद्र मोदी के लिए सियासत का यह सफर आसान नहीं रहा। यूपी में मोदी, योगी और अमित शाह ने मिलकर बीजेपी को रिवाइव किया। बांटने वाला व्यक्ति जाति के नाम पर, परिवारवाद के नाम पर समाज में वैमनस्यता पैदा करने वाला व्यक्ति कभी विकास के बारे में नहीं सोच सकता। जिन लोगों ने बांटा है, जो लोग विभाजन में विश्वास करते हैं, जो लोग अराजकता पैदा करने में विश्वास करते हैं, जिन्होंने प्रदेश की पहचान पर संकट खड़ा किया था, जिन्होंने माफियाओं को प्रश्रय दिया था, जिन्होंने कर्फ्यू और दंगों को आगे बढ़ाया था, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे लोग विकास करेंगे, नौजवान को रोजगार देंगे, किसानों के लिए कोई कार्य करेंगे, अपने आप में एक दिवा स्वप्न है। इसी तरह उत्तराखंड में भी बीजेपी को दोबारा जिंदा किया गया। यूपी और उत्तराखंड दोनों राज्य एक समय में बीजेपी के हाथ से निकल गए थे। आज स्थिति यह है कि उत्तराखंड में कांग्रेस को नेता नहीं मिल रहा। उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हरीश रावत चुनाव लड़ने से ही तौबा कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी को तपस्या का फल मिल रहा है। मोदी की पार्टी बिहार में बस एक ही मंत्र पर चलती रही, लगे रहो, लगे रहो, बस लगे रहो। बिहार में बीजेपी के लीडर नीतीश कुमार थे।
लेकिन 2015 के एक चुनाव को छोड़ दें तो बीजेपी ने अपना स्ट्राइक रेट कभी नीचे नहीं आने दिया। 2010 में बीजेपी 102 सीटों पर लड़ी, 91 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 89%। 2020 में बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी, 74 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 67%। 2025 में बीजेपी 101 सीटों पर लड़ी, 89 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 88%। इनके बीच सिर्फ 2015 का चुनाव ऐसा था जिसमें बीजेपी नीतीश कुमार से अलग होकर खड़ी थी। 157 सीटों पर लड़ने के बाद भी उसे 53 सीटें मिली, स्ट्राइक रेट रहा 34%। यही वो चुनाव था जहां से बीजेपी ने बिहार में गठबंधन के रास्ते को कभी छोड़ा नहीं। बीजेपी ने बिहार में कमंडल छोड़ा, मंडल पकड़ा, फिर एक हाथ में मंडल, दूसरे हाथ में कमंडल पकड़ लिया। आज स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र जी, सुशील मोदी जी जैसे अनेकों कार्यकर्ताओं को मैं प्रणाम करता हूं। आज मुझे विश्वास है जो काम नीतीश कुमार जी ने किया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में श्री सम्राट चौधरी जी उसको बहुत तेजी से और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आज मेरा मन आनंद से भरा हुआ है, प्रसन्नता से भरा हुआ है कि नीतीश जी के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से बिहार में विकास की एक नई गाथा लिखेंगे सम्राट चौधरी जी। 36 साल तक बिहार ने दो ही लोगों का शासन देखा, लालू और नीतीश। 1990 में जो कहानी शुरू हुई थी वो 2026 में बदली है। 36 साल तक लगे रहने के बाद बीजेपी ने 36 साल आगे की पॉलिटिक्स शुरू की है। हमारे साथ है सम्राट चौधरी। सम्राट जी, पहली प्रतिक्रिया क्या है? पहली लड्डू खा रहे हैं आप, पहली प्रतिक्रिया क्या है? धन्यवाद दे रहा हूं राष्ट्रीय नेतृत्व को और नीतीश कुमार जी को, जिन्होंने बिहार के विकास के लिए काम करने का मौका दिया। किनको आभार व्यक्त करेंगे इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए? पूरे एनडीए नेतृत्व। बिहार की सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से बीजेपी के पास अपना लीडर नहीं था। लीडर खोजने का सर्च इंजन लगातार काम कर रहा था। जरा सोच कर देखिए, बिहार में बीजेपी की पहली सरकार बन रही है और मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं सम्राट चौधरी किन किन ध्रुवों की परिक्रमा कर चुके हैं। सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल से अपनी सियासी यात्रा शुरू की थी। बाद में वो नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में रहे। फिर 2018 में भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे। मोदी ने सम्राट चौधरी को ढूंढा और उनके हाथों बिहार सौंप दिया। नीतीश कुमार जी को रिप्लेस कोई नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जी की एक छवि अलग थी और जब इंडिया गठबंधन बनने की बात आई तो मुझे याद है कि इंडिया गठबंधन के सभी लोग और खासकर हम समाजवादी लोग इस उम्मीद में थे कि वो हमारे साथ रह करके देश के एक प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन बीजेपी का खेल देखिए आप, वो अब प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। राज्यसभा के सांसद बनकर के एक सदस्य के रूप में वो रिटायर हो जाएंगे। नहीं तो चुनाव से पहले ही तय था, इसमें कहाँ किसी को सब कुछ दिखाई दे रहा था। तय हुआ कि भाई नीतीश जी को रहने नहीं देंगे लोग, भाजपा के लोग चुनाव के बाद। और जो भी जिनका नाम आया है सम्राट चौधरी जी, तो लालू जी के पाठशाला के, तो लालू जी के ही इर्द गिर्द जो है बिहार की राजनीति जो है चलती रहेगी। 20 साल बीजेपी भी साथ में राज किया, बिहार का खजाना खाली है, इंडस्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है, पढ़ाई दवाई में फेल है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन अधिक है। कांग्रेस अपने पीक के दिनों में रीजनल क्षत्रप पर काम करती थी। कांग्रेस में सेंट्रल कमांड मजबूत होता गया तो रीजनल क्षत्रप खत्म होते गए। बीजेपी ने पूरा प्रोसेस ही उल्टा कर दिया। मोदी ने क्षत्रप बनाए, उनको ताकत दी। इस तरह 29 की टीम बनती चली गई। कांग्रेस ने गलती की तो नीचे से सब साफ हो गया। यूपी में कांग्रेस के लिए मैदान खाली, उत्तराखंड में कांग्रेस का मैदान खाली, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का मैदान खाली, बिहार में भी मैदान खाली। इन 4 राज्यों में से ही लोकसभा की 167 सीटें हैं।
राहुल गांधी बंगाल में चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। आज उन्होंने प्रियरंजन दास मुंशी की सीट पर प्रचार किया। मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर पर राहुल का फोकस है। ये ममता बनर्जी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स की उपजाऊ जमीन है। राहुल गांधी ममता बनर्जी की जमीन छीन रहे हैं। शारदा चिट फंड स्कैम, 17 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा, 1900 करोड़ रुपए उनको वापस नहीं दिया। रोज वैली चिट फंड स्कैम, 31 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा लिया, 6,600 करोड़ रुपए अभी तक वापस नहीं दिए। कोल स्मगलिंग स्कैम, इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, गुंडा टैक्स कलेक्शन होता है यहां पे ट्रांसपोर्टर्स और परचेजर्स से, और यहां पे बंगाल की जनता का फायदा नहीं होता है। यहां पे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का जो सिंडिकेट है उसको ये 24 घंटा पैसा देते रहते हैं, हिंसा फैलाते हैं, मारपीट करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी वो जमीन भरती जा रही है जहां उसके लिए ग्रे पैच बच गया था। दलित वोट ऐसा ही ग्रे पैच है जिसे नरेंद्र मोदी तेजी से भर रहे हैं। आज डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जयंती भी है। मैं बाबा साहब को कोटि कोटि देशवासियों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बीते दशक में हमारी सरकार ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, वो संविधान की गरिमा को पुनर्स्थापित करने वाले रहे हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद आज पूरे देश में भारत का संविधान लागू है। देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, यह हमारे संविधान की अपेक्षा है। उत्तराखंड ने संविधान की इस भावना को आगे बढ़कर और उस भावना को आगे बढ़ाकर पूरे देश को राह दिखाई है। साथियों, बाबा साहब का जीवन गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को न्यायपूर्ण व्यवस्था देने के लिए समर्पित था। हमारी सरकार आज उसी भावना के साथ हर गरीब, हर वंचित को सच्चा सामाजिक न्याय देने में जुटी है। बिहार में बीजेपी सरकार बनाने के बाद नरेंद्र मोदी की पार्टी का अब एक ही शॉर्ट टर्म गोल है, बंगाल में कमल खिलाना है। नरेंद्र मोदी ने इस काम में अमित शाह को लगाया है। अमित शाह पश्चिम बंगाल में कैंप करके बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। अमित शाह ने आज नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, नॉर्थ मालदा और साउथ मालदा में रैलियां की। कालीगंज में अमित शाह का रोड शो भी हुआ। अमित शाह खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि 4 मई को दीदी की विदाई होगी, उसके बाद बंगाल से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकाला जाएगा। चार तारीख को दीदी को टाइटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। 5 मई को बंगाल में पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भाई बहन, दीदी को बदलकर भाजपा सरकार आने का मतलब क्या है? मुख्यमंत्री बदलना ना, एमएलए बदलना ना, कुछ मंत्री बदलना ना, दीदी को बदलकर भाजपा सरकार लाने का मतलब है घुसपैठिया मुक्त पश्चिम बंगाल बनाना। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी।
बंगाल का चुनाव बीजेपी के लिए एक राज्य का चुनाव भर नहीं है। बीजेपी कह चुकी है कि ये उसके लिए सभ्यता की लड़ाई है, जिसे जीतने के लिए वो कुछ भी करेगी। ममता बनर्जी ना राहुल गांधी को भाव दे रही हैं, ना ओवैसी को भाव दे रही हैं। लेफ्ट और आईएसएफ की तो ममता बात ही नहीं कर रही हैं। ममता चुन चुन कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोल रही हैं। वो दोनों का नाम लेती हैं और इसी से अपना नैरेटिव तैयार करती हैं। कोलकाता साउथ के जिला निर्वाचन अधिकारी ने डर और भय के बिना चुनाव कराने का पोस्ट किया, तो उसमें जलन से बचने के लिए जलनखोरों को बर्नॉल और बोरोनिल का स्टॉक रखने का तंज कर दिया। ममता बनर्जी ने पश्चिम मेदिनीपुर की रैली की तो दीदी ने वहां चुनाव आयोग की गर्मी शांत करने की बात कह दी। আর এই লড়াইটা লড়তে গিয়ে যারা বলছে বার্নল দিয়ে পুড়িয়ে দেবো, বার্নল রেখে দাও, তাদের বিরুদ্ধে বলুন তোমাদের বার্নল দেবো না, তোমাদের আইসক্রিম দেবো, যাতে গরমকালে তুমি আইসক্রিম খেয়ে তোমার শরীরটাকে আইস রাখতে পারো, বরফ রাখতে পারো। তোমাদের সাথে আমাদের এইটুকুই তফাৎ। ममता बनर्जी की पार्टी का कैंपेन मैनेज करने वाली एजेंसी आईपैक के डायरेक्टर को मनी लॉन्ड्रिंग के चार्ज में ईडी उठा चुकी है। दिल्ली की अदालत ने ममता के पोल मैनेजर को 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। इसके बाद भी ममता लड़ रही हैं, मगर उनको भी पता है बंगाल में दिनों दिन तृणमूल के लिए लड़ाई मुश्किल होती जा रही है। चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, घुसपैठियों के नाम निकल रहे हैं और दीदी इनके लिए छाती पीटकर रो रही है। अरे दीदी, आपका टाइम अब समाप्त हो चुका है। उत्तर बंग की जनता आपको टाटा बाय बाय कह रही है, टाटा बाय बाय। बंगाल का चुनाव धर्म कांटे पर झूल रहा है। धर्म कांटे पर कभी ममता का पलड़ा भारी होता है, कभी मोदी का पलड़ा भारी होता है। इस धर्म कांटे की लड़ाई में बंगाल बिहार के एग्जाम्पल को देख रहा है। बिहार में मुख्यमंत्री बनाने के लिए बीजेपी ने 36 साल इंतजार किया। बंगाल में वो इतनी आसानी से मैदान नहीं छोड़ने वाले।